आज मैं आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित दीपशिखा पुस्तक भाग 1 के अध्याय 7 के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। इस पुस्तक में एक कहानी है अध्याय 7 में, जिसमें आर्यभट्ट के बारे में दी गई है। कहानी का शीर्षक है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। लेखक इसमें दो बातें बताना चाहते हैं। पहली बात पटना के विषय में और दूसरी बात गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में। ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय पर इस अध्याय में चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले जब पटना शहर नहीं था, उसके पहले पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। आज से 1-1.5 वर्ष पहले पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था और ढेर सारे बगीचे फूल पौधे होने के कारण पटना को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। लेखक बताते हैं कि पाटलिपुत्र की एक विशेषता तो उनके नामों में थी। पहले पाटलिपुत्र, दूसरा कुसुमपुर और तीसरा नाम हुआ पटना। 3 नाम से पटना को जाना जाता है। दूसरी घटना लेखक बताते हैं कि पटना की विशेषता वहाँ के विभिन्न वंशों के राजधानी रहने में रही है, जिनमें के लेखक बताते हैं कि पटना हमेशा, पाटलिपुत्र हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रही है। हमेशा से यह राजधानी रही है और हमेशा से इसकी विशेषता रही है। राजधानी रहने के कारण लोग यहाँ पर पढ़ने लिखने बाहर से आया करते थे और बड़े विद्वान और पंडितों ने हमेशा पटना को शिक्षा के अध्ययन के लिए पसंद किया है और हमेशा वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र के लिए लोग आया जाया करते थे। लेखक बताते हैं एक समय की बात है, पटना में की ही घटना है जिसके बारे में लेखक बताते हैं। लेखक बताते हैं कि एक दिन गंगा नदी के किनारे, गंगा, सोन और गंडक, वहाँ पर 3 नदियाँ हैं। पटना में 3 नदियां हैं, गंगा, सोन और गंडक। लेखक बताते हैं कि गंगा और सोन गंडक नदियों पर एक दिन ढेर सारा भीड़ भाड़ देखा। जब ढेर सारा भीड़ भाड़ देखा तो पता चला कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो सूर्य ग्रहण लगने के कारण वहाँ पर पुरानी मान्यताओं के आधार पर लोग सूर्य ग्रहण होने पर स्नान, ध्यान, जप तप करते रहते हैं। उनका विचार था कि सूर्य को राहु नाम का एक ग्रह ग्रस लेता है, खा लेता है, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान, जप करने से वह राहु सूर्य को छोड़ देता है और सूर्य की मुक्ति हो जाती है। ऐसी धारणा थी प्राचीन। और राहु द्वारा सूर्य के ग्रसे जाने के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा लोगों की पुरानी मान्यता थी। लेखक बताते हैं कि इस मान्यता के अनुसार सभी लोग वहाँ पर स्नान, ध्यान, गंडक, सोन और गंगा नदी के किनारे सब लोग पूजा पाठ, ध्यान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। और एक तरफ इस तरह की भीड़ थी, पूजा पाठ, ध्यान, जब तब करने वालों की, पुरानी मान्यताओं को मानने वालों की भीड़ थी। और दूसरी तरफ लेखक बताते हैं कि एक आश्रम था जहाँ पर अलग तरह की भीड़ थी। लेखक बताते हैं कि चारों तरफ वहाँ पर चहल पहल दिखाई दे रहा था। गंगा नदी, सोन नदी के किनारे अलग तरह का और आश्रम में अलग तरह का। तो गंगा नदी के किनारे तो जब तब पुण्य करने वाले लोगों की भीड़ थी, लेकिन आश्रम में कुछ अलग ढंग के लोगों की भीड़ थी। आश्रम में कुछ अलग तरह की चहल पहल थी। लेखक बताते हैं कि वहाँ पर कई तरह के हथियार, कई तरह के आयुधों के साथ, कुछ कटोरे जैसे, कुछ वर्तुलाकार, कुछ टेढ़े, कुछ शंकु के आकार के, विभिन्न प्रकार के वहाँ पर आयुध रखे हुए थे। आयुध का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। तो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और कुछ गोल थे, कुछ कटोरे जैसे थे, कुछ आयताकार थे, कुछ वर्तुलाकार थे। विभिन्न तरह के वहाँ पर वस्तुएं रखी हुई थी जो कि किसी खोज की वस्तु लगती थी, किसी रिसर्च की वस्तु लगती थी, किसी चीज़ के द्वारा उनको रिसर्च करने के लिए रखा गया था। लेखक बताते हैं कि वास्तव में वो आश्रम एक वेदशाला थी और यहाँ यंत्रों के इर्द गिर्द, जहाँ वो गोल, वर्तुलाकार, आयताकार, चौकोर, तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई थी वेदशाला में, उसके इर्द गिर्द ढेर सारे लोग जमा थे, जिसमें से ज्योतिषी थे और कुछ विद्यार्थी थे। वो लोग वहाँ पर जमा थे। लेखक बताते हैं कि वो लोग अपने हिसाब से भविष्यवाणी किए थे कि इस समय सूर्य ग्रहण लगेगा और इस समय सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। आज वो लोग अपने इस वाणी को, जो उन्होंने कहा था, उसको सत्य करने के लिए, उसको देखने के लिए कि उनके द्वारा रिसर्च किया गया कितना सत्य है, कितना नहीं सत्य है, इसे देखने के लिए वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेखक बताते हैं कि वो अपने तथ्यों को साबित करने के लिए, तथ्यों को देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए वहाँ पर जमा थे उस वेदशाला में। तो एक तरफ गंगा नदी, गंडक, सोन नदी के किनारे जब तक पुण्य पाठ करने वाले लोगों की भीड़ थी और दूसरी तरफ वेदशाला में रिसर्च करने वालों की भीड़ जमा थी। वो लोग अपने द्वारा सूर्य ग्रहण के समय को, उदय तिथि को और ग्रसित तिथि को और सूर्य के उग्र होने की स्थिति को
जो समय उन्होंने दिया था वह समय सत्य होता है कि नहीं, यह देखने के लिए जमा थे। लेखक बताते हैं कि वह सब सारे लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे अपने इस सूर्य ग्रहण का, और इंतजार करते करते ग्रहण लगने पर चर्चा भी कर रहे थे। लेखक बताते हैं कि वहां पर एक तरुण विद्यार्थी था। उस पूरी वेधशाला में एक जवान तरुण विद्यार्थी था जिसने कि अपने साथियों को समझाने का प्रयास किया कि ये जो जब तब पूजा पाठ करते हैं, राहु के द्वारा ग्रस्त रहने की बात करते हैं कि राहु ने सूर्य को ग्रस्त लिया है इसलिए सूर्य ग्रहण हुआ है, और जब सूर्य उसके चंगुल से निकल जाएंगे तो सूर्य ग्रह हो जाएंगे और इस तरह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, ये धारणा ठीक नहीं है। और वह समझा रहा था कि ये एक खगोलीय टेक्निक है, ये एक खगोलीय परिवर्तन है जिसके द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। वह तरुण आर्यभट्ट यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि पृथ्वी की छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तरुण विद्यार्थी जो आर्यभट्ट था वह यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब इस प्रकार चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। दोनों के पीछे एक अलग तथ्य है। ये जो सूर्य को राहु केतु द्वारा ग्रस्त लिए जाने और पूजा पाठ से उसके उग्र हो जाने की परंपरागत विचारों का खंडन करते हुए आर्यभट्ट ने कहा कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चक्कर लगाते लगाते तब सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा समझाता है। आज भी ऐसा होने वाला है। राहु नाम के किसी राहु और केतु के द्वारा ग्रसित कर लिए जाने के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है। इसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उसने प्रस्तुत किया था। ग्रहण की इस वैज्ञानिक परिभाषा को प्रस्तुत करने वाला उस समय का तरुण युवक आर्यभट्ट था, और लोग उसको आर्यभट्ट के नाम से भी पुकारते थे। आर्य का मतलब आर्य पुरुष और भट्ट का मतलब होता है वीर योद्धा। तो वह ज्ञान के लिए योद्धा था और ज्ञान का जिज्ञासु था, और अज्ञान के अंधकार से सारे विश्व को निकालने वाला वह भट्ट था, वह योद्धा था जिसने सारी दुनिया को परंपरागत अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाला। सबसे पहले जब उसने बताया तो किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। सब उसका माखौल उड़ाते थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसकी बात पर, यहाँ तक कि उसके शिष्य भी उसका विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट का जन्म जो है गोदावरी तट के पास अश्मक नदी के पास हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म अश्मक क्षेत्र में गोदावरी के अश्मक जनपद में होने के कारण उनको अश्मकाचार्य भी कहते थे। और ये अश्मकाचार्य विज्ञान के लिए जो देन दे गए, वह पूरे विश्व को जो देन दे गए, वह भारत को अग्रणी कर गए। पूरे विश्व में भारत ही सबसे अग्रणी हुआ, जिसके कारण कि विश्व में विज्ञान को एक नई नई तकनीक, इस तरह की परंपरागत विचारों से अलग विचार देने वाले ये आर्यभट्ट ही रहे हैं। तो उनकी हमेशा से रुचि रही है, आर्यभट्ट की हमेशा से रुचि रही है विज्ञान तथा ज्योतिष में उनकी रुचि रही है। गणित और ज्योतिष में, सॉरी नॉट विज्ञान, गणित और ज्योतिष में उनकी रुचि रही है, और उस रुचि के कारण उन्होंने दोनों ही विषयों में अपनी पराकाष्ठा साबित की है। आर्यभट्ट आंखें मूंद कर किसी भी प्रचलित बात का विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वह उसे विज्ञान के तर्क पर तर्क के देखते थे और किस कारण से यह हो रहा है इस पर विचार करते थे, और तब उस घटना के सत्यता को साबित करते थे और तब विश्वास करते थे। इवन अनेक घटनाओं के बारे में उनके स्वतंत्र विचार थे। पृथ्वी में होने वाले अनेक घटनाओं के बारे में उनके स्वतंत्र विचार थे, लेकिन बहुत सारे उनके शिष्य थे और बहुत सारे आसपास रहने वाले उनके विद्यार्थी छात्र साथी थे जो कि उनकी बात को नहीं मानते थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गति के बारे में भी खुलकर अपने विचार रखे। उनका मानना है, ये पहले ज्योतिषी थे, आर्यभट्ट पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने पृथ्वी के गति के बारे में सबसे स्वतंत्र विचार रखा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी इर्द गिर्द घूमती, अपनी धुरी पर घूमती है, और सूर्य और आकाश की जो चीजें हैं वो अपने जगह स्थिर रहते हैं, पृथ्वी घूमती है। अमूमन हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा घूमते हुए उगते हैं, अस्त होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आर्यभट्ट ने कही कि आकाश नहीं घूमता है, सूर्य चंद्रमा नहीं घूमते, घूमती तो हमारी धरती है। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। यह बात उन्होंने पहली बार कही। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए एक तर्क दिया। आर्यभट्ट ने एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम ये माने कि नदी में एक नाव चल रही है और नदी में चल रही नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को जब नदी की धारा आगे ले जा रही है तो किनारे पर रहने वाली जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे और सारे घर भर जो चीजें दिखती हैं, वो उल्टी दिशा में जाते हुए से क्यों दिखते हैं?
उन्होंने ये तर्क दिया कि नदी में एक व्यक्ति बैठा है नौका में, और जब वो आगे की तरफ जा रहा है तो उस नौका में बैठे हुए व्यक्ति को किनारे की सारी वस्तुएं पीछे जाती दिखाई देती हैं। तो पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं, उल्टी दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। यही कारण है कि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो घूमता कौन है? पृथ्वी। और पीछे चक्कर कौन, पीछे जाता हुआ कौन दिखता है? सूर्य, चंद्रमा और आकाश के तारे। हमें ये प्रतीत होता है कि सूर्य, चंद्रमा और आकाश घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सारी चीजें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। आपने महसूस किया होगा कि हम जब सूर्य को उगता हुआ देखते हैं तो पूर्व में देखते हैं उगता हुआ, और डूबता हुआ देखते हैं तो पश्चिम में। यानी कि सूर्य की जो यात्रा है हमारे दृष्टिकोण से पूर्व से उगते हुए पश्चिम की तरफ में जाकर डूब जाना, लेकिन वास्तव में होता है इसका उल्टा है। पृथ्वी घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई आती है और जाती। पश्चिम से पूर्व की ओर जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य उल्टा घूमता है। पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है, सूर्य और चंद्रमा उसकी उल्टी दिशा में जाते हुए से दिखाई देते हैं। यही तथ्य उन्होंने आर्यभट्ट ने हमारे सामने रखा और कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और बाकी सारी चीजें स्थिर रहती हैं, ऐसा उन्होंने बताया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी घूमती है। इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि पृथ्वी घूमती है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक प्राचीन ग्रंथ में भी ऐसा लिखा था कि पृथ्वी घूमती है। किसकी बात मानी जाए? ग्रंथों की मानी जाए? पुराने जमाने में लोग कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारे घूमते हैं, तो हम किसकी बात माने? आर्यभट्ट की माने, न पुरानी बातें माने। किसी को पुरानी बातों का विरोध करने का साहस नहीं हुआ और किसी को नई बातें स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं थी, जिसको आर्यभट्ट ने बताया था। यही कारण है कि आर्यभट्ट के मत से सहमत होने वाले बहुत सारे लोग आर्यभट्ट को पगला जैसा भी समझते थे और ये समझते थे कि क्या बक रहा है। आर्यभट्ट के जो साथी थे, वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान ज्योतिषी भी आर्यभट्ट की बात को मानना नहीं चाहते थे और उसकी सिद्धांत का बहुत माकौल भी उड़ाया था। लेखक कहते हैं कि आर्यभट्ट की बात को किसी ने मानना नहीं चाहा और सभी ने मजाक उड़ाया, और आर्यभट्ट के शिष्यों ने भी इसका खुलकर समर्थन भी नहीं किया, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं पुरानी बातों को मानते थे। लेखक बताते हैं कि आर्यभट्ट पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते थे और वो आंख मूंद कर नहीं मानते थे, बल्कि वो विज्ञान की कसौटी पर उसको कसते थे और तब जाकर जो उससे तथ्य निकलता था उस बात को लोगों के सामने बताते थे। लेखक निर्भय होकर बताते थे, वो किसी से डरते नहीं थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो जो तथ्य निकलता था विज्ञान की तर्क की कसौटी पर कसने के बाद वही तर्क वो लोगों को बताया करता था। किसी से डरते नहीं थे, किसी से शर्माते नहीं थे। लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आर्यभट्टीय नाम की एक उन्होंने पुस्तक लिखी। किसने? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नाम की पुस्तक लिखी, जिसके अंदर आप उस पुस्तक को ये मान सकते हैं कि वो पुस्तक गागर में सागर है। अन्यथा छोटे से शब्द में कम स्थान में ज्यादा शब्दों को बयां किया था उन्होंने, छोटे से स्पेस में ज्यादा बातें कही हैं, इसीलिए उस पुस्तक को गागर में सागर भरना कहते हैं। लेखक बताते हैं कि वह जो पुस्तक है उसमें गणित और ज्योतिष के बारे में सारा ज्ञान लिखा हुआ है। लेखक का कहना है कि वह पुस्तक के 4 भाग हैं। लेखक बता रहे, देखिए आपकी पुस्तक में दिया है कि लेखक कहते हैं कि इस पुस्तक के 4 भाग हैं। पहला भाग है दशगीतिका, दूसरा है गणित, तीसरा है कालक्रिया, चौथा है गोल। यानी कि उस आर्यभट्टीय पुस्तक के 4 भाग हैं। पहला भाग दशगीतिका, दूसरा है गणित और तीसरा है कालक्रिया और चौथा है गोल। ये 4 भाग उस पुस्तक में दिए गए हैं और आर्यभट्ट में टोटल 121 श्लोक हैं। 2 लाइनों की जो संस्कृत में उक्तियां होती हैं, 2 लाइनों के कपलेट्स जैसे होते हैं, उसको श्लोक कहते हैं। तो उसमें 121 श्लोक हैं और टोटल 242 लाइनों में सारी बातें कही गई हैं। तो 242 लाइनों में सारी बात कही गई है और इतने संक्षेप में इतनी गूढ़ बातें लिखी गई हैं कि उस पुस्तक को आज भी लोग मानते हैं कि कितने कम शब्दों में उन्होंने विज्ञान की कितनी बड़ी बात कह गई और गणित की सारी बातें उसमें रख गए हैं, ऐसा सबने कहा। आर्यभट्ट के बारे में लोग बताते हैं कि आर्यभट्ट के पहले भी, देखिए आपकी पुस्तक में दिया है कि आर्यभट्ट के पहले भी ज्योतिष और गणित के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा था, लेकिन किसी के लिखने के बारे में, किसी पुस्तक का, किसी ज्ञान का कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं था कि किसने लिखा उसको और किसने नहीं लिखा है। इसलिए आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता था, क्योंकि किसी ने जो लिखा था उसके बारे में कोई सबूत नहीं था कि कब लिखा, कहाँ लिखा। और लेखक बताते हैं आगे
कि इसीलिए आर्यभट्ट का जो आर्यभट्टीय है वह पहला ग्रंथ बना, जो विज्ञान और ज्योतिष के बारे में सारी जानकारियां रखने वाला एक अनोखी पुस्तक साबित हुई है। लेखक बताते हैं कि एक और वस्तु है जिसको कि आर्यभट्ट ने संसार को दिया। आपने देखा है शून्य, शून्य जिस भी अंक के सामने जाता है, एक के सामने जाएगा तो शून्य, यानी जिस अंक के सामने जाएगा उस अंक को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसा रखने वाले, शून्य नामक मान देने वाले, जिस भी अंक के सामने शून्य रहेगा, ये सांकेतिक एक पहचान है कि जिसके सामने भी शून्य रहेगा उसका वजन जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, एक आपकी पुस्तक में दिया है कि शून्य सहित 10 अंकों की संख्या का एक व्यक्त किया दार्शनिक स्थान मान रखा उन्होंने, कि शून्य जिस स्थान के सामने बैठेगा, जिस स्थान के सामने बैठेगा उसका, जिस अंक के सामने बैठेगा उसका वजन जो है, उसका माप जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा उन्होंने शून्य दिया। और जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पंतुम, शंख, महाशंख, ऐसे करके गणनाएं की जाती हैं। तो गणना तो की गई, लेकिन इसको पहचाना कैसे जाए? तो आर्यभट्ट ने इसको 0 से स्थान मान दिया इसको, कि जितने नंबर पे 0 बैठेगा किसी भी अंक संख्या का गुणात्मक जो वैल्यू होगा, मूल्य होगा, वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो शून्य को स्थान पे बैठा बैठा कर ये सांकेतिक स्थान मान बताना, ये आर्यभट्ट की देन है, जो विज्ञान के में तो अलग प्रूफ दिया और गणित में उन्होंने एक सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसे कि कहते हैं शून्य के द्वारा सांकेतिक स्थान मान देकर 1 टेंस यूनिट 100,000 जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसको हिंदी में जिस तरह कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जिस अंक के ये 0 जिस स्थान पर बैठेगा अंक का मान उतना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाते हैं। लेखक बताते हैं कि आर्यभट्ट के साथ हमारे देश में गणित और ज्योतिष का अध्ययन एक स्वस्थ परंपरा के रूप में शुरू हुआ। जब से आर्यभट्ट ने ये गणित और विज्ञान के विषय में रिसर्च करके, खोज करके, जब एक एक पुरानी बातों को स्पष्ट करना शुरू किया, तो आर्यभट्ट के द्वारा शुरू की गई उस परंपरा के बाद से भारत में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होकर गणित और विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ हो गई। लेकिन एक खासियत ये रही कि आर्यभट्ट को हमने भुला दिया, पूरे भारत ने आर्यभट्ट को भुला दिया। आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए इतने बड़े योगदान को पूरा भारत भूल गया। और कहीं उत्तर भारत में, जहां पटना में उन्होंने ये काम किया था, कहीं उत्तर भारत में इनके लिए कोई भी इनका पुस्तक जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, किसी के पास नहीं थी, किसी को इसका ज्ञान नहीं था। तो एक विद्वान रहे हैं जिनको कहते हैं, महाराष्ट्र के एक विद्वान हैं, भाऊ दाजी नाम के एक विद्वान है महाराष्ट्र के। इन्होंने पहले खोजना शुरू किया आर्यभट्ट के बारे में। जब इन्होंने जाना तो आर्यभट्ट की पुस्तक को खोजना शुरू किया, आर्यभट्टीय को, और खोजते खोजते आर्यभट्टीय की तमिल लिपि में लिखी गई आर्यभट्ट की ताड़पत्रीय पोथियां खोजी। इस भाऊ दाजी नामक विद्वान ने, महाराष्ट्र के भाऊ दाजी नामक विद्वान ने खोजना शुरू किया, तो मलयालम में लिखी गई इनके हाथ की ताड़पत्र की पोथियां। ताड़पत्र आप समझते होंगे, हिमालय में मिलता है एक ताड़ का पत्र, जिसको कि पहले के जमाने में जब कागज पुस्तक नहीं हुआ करती थी तो हिमालय पर जाकर लोग ताड़ के पत्र तोड़ कर लाते थे और उसको तेल लगा के सुखा के एक बड़े वजनदार चीज के नीचे रखते थे और तब उसको उस तरह सुखाने के बाद उस पर लेखन का काम होता था। और उसी तरह ताड़पत्र की पोथियां बनती थी। सारी पुस्तकें उस ताड़पत्र पर लिखकर बनाई जाती थी, किसी विभिन्न तरह की कलम से उसके ऊपर खोद के लिखाई होती थी। तो ताड़पत्र पर लिखी हुई मलयालम लिपि की पोथी को खोजा उन्होंने और उसका अनुवाद करना शुरू किया। और जब अनुवाद करना शुरू किया और विश्व के सारे लोगों को जब इसका ज्ञान मिला, तब जाके लोगों को पता चला कि आर्यभट्ट की पुस्तक कहाँ है और आर्यभट्ट ने कितना बड़ा ज्ञान उस आर्यभट्टीय में डाला है। इसके बाद आर्यभट्ट को मान देने के लिए भारत सरकार ने एक कृत्रिम उपग्रह बनाया जो सैटेलाइट के रूप में आसमान में छोड़ा जाना था। उसका नाम भारत सरकार ने आर्यभट्ट रखा और तब से लोगों के निगाह में आर्यभट्ट के रूप में यह चमकीला सितारा लोगों के समक्ष आया। इस तरह कहते हैं कि आर्यभट्ट विज्ञान को और गणित को देने सबसे बड़ा योगदान देने वाले, शून्य की रचना की और उसके बाद बहुत सारे
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में भी लोगों के भ्रम को दूर किया और ये सारी अनेक जानकारियां उन्होंने विज्ञान और गणित के बारे में दी हैं, ऐसा आर्यभट्ट के बारे में माना जाता है। आज ये लेसन खत्म हुआ, यहीं तक। इस लेसन का प्रश्न उत्तर हम अगले अध्याय में सीखेंगे।